हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल ऑफ सिविल एकेडमी। आशा करती हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम निधि तोमर है और आज हम एक नई करंट न्यूज़ के बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले हम प्रीवियस वीडियो में जो हमने एमसीक्यूज़ किए थे उनके आंसर्स देख लेते हैं। ओके, तो हमारा पहला क्वेश्चन था सेडिशन लॉ के बारे में बताना है। पहला स्टेटमेंट, इट वॉज ड्राफ्टेड बाय लॉर्ड लाइटन इन 1870। तो ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि थॉमस मकोले थे जिन्होंने सेडिशन लॉ को ड्राफ्ट किया था। ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट इज ऑल्सो रॉन्ग। क्यों? क्योंकि वो सीआरपीसी 1860 में नहीं, आईपीसी 1860 में है। लॉ ऑफ सेडिशन आईपीसी 1860 में रखा गया है। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी वॉज चार्ज्ड विद सेडिशन ऑन राइटिंग आर्टिकल इन इंडियन ओपिनियन। दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो रॉन्ग क्योंकि वो इंडियन ओपिनियन नहीं था, यंग इंडिया। इंडियन ओपिनियन एक न्यूज़पेपर था जो कि महात्मा गांधी जी ने ही इस्टेब्लिश किया था, लेकिन ये तब किया था जब वो साउथ अफ्रीका में थे। ठीक है, यंग इंडिया एक वीकली न्यूज़पेपर था जिसके एडिटर महात्मा गांधी जी थे तब 1919 से लेकर 1931 तक, और वो 1922 का समय था जब महात्मा गांधी जी को सेडिशन चार्जेस के लिए जेल भेजा गया था। ये हमने वीडियो में डिस्कस किया था, राइट? तो चलिए, तो नॉट करेक्ट पूछा है, आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बलवंत सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार केस इज रिलेटेड टू। ये तो इजी क्वेश्चन है, आंसर इज ए सेडिशन लॉ। ये हमने वीडियो में डिस्कस किया था, तो जिन लोगों ने वीडियो देखी होगी उनको ये आंसर अच्छे से आता होगा, और जिन लोगों ने नहीं देखी है तो जाइए वीडियो देखिए, तब आप ये एमसीक्यूज अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट इज सेडिशन लॉ इज बेलेबल ऑफेंस। क्या था? क्या ये बेलेबल ऑफेंस था? नहीं, इट वॉज रॉन्ग। इट इज नॉन बेलेबल ऑफेंस। ओके, सेडिशन लॉ एक नॉन बेलेबल ऑफेंस है, बेल नहीं मिलेगी जब तक पुलिस कार्रवाई पूरी नहीं होगी, राइट? नेक्स्ट है, मैक्सिमम इम्प्रिजनमेंट इज 20 ईयर्स। नो, मैक्सिमम इज लाइफ टाइम, उम्र कैद थी। 20 ईयर्स ना होके उम्र कैद थी। ठीक है, और मिनिमम 3 ईयर्स। तो क्या करेक्ट है? दोनों ही स्टेटमेंट्स गलत है, तो आंसर इज डी, नॉन ऑफ द अबव। ओके, चलिए तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं, आज के टॉपिक पे डिस्कस करते हैं। तो सामने जो आपको न्यूज़पेपर क्लिप दिख रही है, इट सेज दैट द ट्रुथ अबाउट जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग। तो आप देख सकते हैं पूरा आर्टिकल किसके बारे में? जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग के बारे में है, राइट? जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग, जिसको शॉर्ट में ZBNF भी कह सकते हैं। तो अगर जहां मैं ZBNF यूज करूंगी तो आप समझ जाइएगा ये जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग ही है। काफी न्यूज में है और इसको आप फ्रिक्वेंटली देख सकते हैं न्यूज़पेपर्स में आजकल। इनफैक्ट मैं ये कहूँगी सरकार भी इसको काफ़ी हाईलाइट कर रही है, काफ़ी प्रमोट कर रही है। अगर मैं बात करूँ तो 2019 में निर्मला सीतारमन जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है, उन्होंने इकोनॉमिक बजट में इसकी बात की थी सबसे पहले। उन्होंने कहा था कि हमें बैक टू बेसिक्स अप्रोच अपनानी चाहिए। बैक टू बेसिक्स अप्रोच मतलब कि हमें ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस पर जाना चाहिए। ठीक है, उसके बाद इकोनॉमिक सर्वे में भी इसकी बात की गई, और हाल ही में अगर मैं बोलूँ तो आपको शायद आपने न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा, हाल ही में एक नेशनल कॉन्क्लेव हुआ था गुजरात में, जहाँ पे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने इसके बारे में बोला, इसको हाईलाइट किया। और उसके बाद वाराणसी में एक इवेंट हुआ था, वहाँ पर भी प्राइम मिनिस्टर ने जो है इसके बारे में बात की और कहा कि हमें ZBNF को एक मास मूवमेंट बना देना चाहिए। ठीक है, इस मेथड को, इस टेक्निक को मास मूवमेंट बनाने की ज़रूरत है। ओके, तो आप
समझ सकते हैं कि ये टॉपिक कितना इम्पोर्टेंट हो जाता है हमारे लिए, क्योंकि सरकार खुद अलग अलग तरीके से इसके लिए अवेयरनेस फैला रही है। खुद वो चाहती है कि लोग इसको अडॉप्ट करें और इस टेक्निक को, इस मेथड को यूज़ करें। इनफैक्ट अभी आप ये भी समझ सकते हैं कि एग्रीकल्चर एजेंडा में सरकार का एग्रीकल्चर एजेंडा है उसमें ये टॉप पर है, राइट। ZBNF इतना इम्पोर्टेंट हो चुका है। तो उससे पहले हम बात करें कि इस आर्टिकल में क्या है, ये हमारे लिए समझना ज़रूरी हो जाता है कि ZBNF क्या है, ZBNF किसे कहते हैं, कि क्या बेनिफिट्स है। ओके, तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले ये देख लेते हैं कि ZBNF को लाया कौन थे। ZBNF को सुभाष पालेकर जो कि इंडियन एग्रीकल्चरिस्ट और पद्मश्री रेसिपिएंट है, इनको फादर ऑफ जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग भी कहा जाता है। ठीक है, तो सुभाष पालेकर ने सबसे पहले इसकी बात की थी और इन्होंने इस टेक्निक को डेवलप किया था मिड 1990s में एज एन अल्टरनेटिव टू द ग्रीन रेवोल्यूशन मेथड्स। ठीक है, तो ग्रीन रेवोल्यूशन मेथड्स जो हमारे केमिकल्स, फर्टिलाइजर्स और हाइब्रिड सीड्स की बात करते हैं, उसका एक अल्टरनेटिव जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग है, जिसको सुभाष पालेकर ने डेवलप किया और काफी प्रमोट किया। ठीक है, अब देख लेते हैं ये है क्या। अब इतनी सारी बातें हो गई हैं जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग के बारे में, ये एक्चुअली है क्या। ये केमिकल फ्री एग्रीकल्चर है, इट इज केमिकल फ्री एग्रीकल्चर, राइट। मतलब ये है कि इसमें हम ना तो कोई केमिकल्स यूज करेंगे, ना ही कोई फर्टिलाइजर्स यूज करेंगे। ये एक सिंपल, एक नेचुरल मेथड है। इसमें हम जितनी भी चीजें यूज करेंगे वो आप नेचर से पा सकते हैं, राइट। तो इसीलिए इसको क्या बोल रहे हैं, नेचुरल फार्मिंग बोल रहे हैं। और क्योंकि हम कोई केमिकल्स यूज नहीं करेंगे, कोई फर्टिलाइजर्स नहीं कर रहे हैं, इंसेक्टिसाइड्स नहीं कर रहे हैं, तो उससे हमारा जो इनपुट्स है, मतलब अगर एक किसान जब खेती करता है तो उसको ये सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, और जब वो सीड्स को, फर्टिलाइजर्स भी लेकर आएगा, हाइब्रिड सीड्स लेकर आएगा, ठीक है, इंसेक्टिसाइड्स लेकर आएगा, तो इन सब चीज़ों को खरीदेगा तो उसको पैसों की ज़रूरत पड़ेगी, उसका बजट बढ़ जाता है। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, हमें इसकी ज़रूरत पड़ ही नहीं रही है, हमें इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, तो इसलिए नेचुरली जो बजट है वो कम हो जाएगा। तो इसीलिए इसको बोला गया है जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग। ठीक है, जीरो बजट इसलिए क्योंकि हम इसमें जो इनपुट्स हैं वो नहीं दे रहे हैं, जो हमारे एग्रीकल्चरल इनपुट्स होते हैं, जो जैसे मेन एग्रीकल्चरल इनपुट्स आपके फर्टिलाइजर्स, केमिकल्स, यही सब होते हैं, तो वो हम सब नहीं दे रहे हैं इसमें, तो इसीलिए इसको जीरो बजट बोला गया है। और नेचुरल फार्मिंग क्योंकि हम बहुत नेचुरल तरीके से फार्मिंग करेंगे। कैसे करेंगे हम आगे डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट है, इट इज अ यूनिक मॉडल दैट रिलाइज ऑन एग्रो इकोलॉजी। एग्रो इकोलॉजी का मतलब क्या है? एग्रो इकोलॉजी का मतलब ये है कि इसमें हम जो एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस करेंगे वो इन्वायरमेंट बेस्ड होगी। ठीक है, इन्वायरमेंट बेस्ड होगी, मतलब इकोलॉजी और एग्रीकल्चर वो एक दूसरे को क्या करेंगे, कॉम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक है, तो ये नेचर पे रिलाई करती है, इकोलॉजी पे रिलाई करती है। तो इसीलिए आप ये कह सकते हैं सिंपल कि एग्रीकल्चर प्लस एनवायरनमेंट दोनों एक साथ चलेंगे। ठीक है, दैट्स वाई इसको बोला गया है कि ये जो मॉडल है वो एग्रो इकोलॉजी पे बेस्ड है, इन्वायरमेंट को कॉम्प्लीमेंट करता है, इकोलॉजी को कॉम्प्लीमेंट करता है। जो इकोलॉजी में जो प्रोसेसेस होते हैं उन्हीं को यूज करके हम यहाँ पे एग्रीकल्चर करते हैं, उन्हीं को यूज करके हम फार्मिंग करते हैं। ठीक है, तो इसीलिए ये एक एग्रो इकोलॉजी पे बेस्ड है। नेक्स्ट है, इट एम्स टू ब्रिंग डाउन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन टू नियरली जीरो। इसके बारे में हमने अभी बात की कि कैसे जो इसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है
ठीक है, जब हम फार्मिंग करेंगे, जब हम खेती करेंगे तो उसमें जो कॉस्ट लगती है, जो उसमें लागत लगती है, वो जीरो हो जाएगी, नियरली जीरो हो जाएगी, और हम जो है प्री ग्रीन रेवोल्यूशन स्टाइल ऑफ फार्मिंग पर पहुंच जाएंगे, उसको अपना लेंगे। ऐसा क्यों बोला गया है? क्योंकि आपने देखा होगा जब ग्रीन रेवोल्यूशन आया 1960 में, उसके बाद से हाइब्रिड सीड्स हो गए और फर्टिलाइजर्स हो गए, ठीक है, इंसेक्टिसाइड्स, इनका काफ़ी यूज़ होने लगा है। ठीक है, उससे पहले क्या होता था? उससे पहले ये सब चीज़ें नहीं होती थी। उससे पहले हम बहुत नेचुरली फार्मिंग करते थे, बहुत इन इन सब तरीकों से नहीं करते थे। ठीक है, तो जो ZBNF में जो बातें बोली गई है वो यही बोली गई है कि क्योंकि हम इन सब चीज़ों को यूज़ नहीं करेंगे तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन काफ़ी कम हो जाएगा और नियरली ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, तो ZBNF का यही एम है और यही ऑब्जेक्टिव है। इट क्लेम्स दैट देयर इज नो नीड फॉर expensive inputs such as fertilizers, pesticides and intensive irrigation. अगेन सेम चीज बोली है हमने, कई बार इस बात को बताया है कि इसमें कोई ज़रूरत नहीं होगी इनपुट्स की, एक्सपेंसिव इनपुट्स की। ठीक है, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड, इसमें इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो आप एक लाइन में समझ सकते हैं कि जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग क्या है। केमिकल फ्री एग्रीकल्चर है जिसमें हम ये सब चीज़ें यूज़ नहीं करेंगे, कोई केमिकल्स नहीं होगा, कोई फर्टिलाइजर्स नहीं होगा। होपफुली आपको इतनी बात समझ आती है। चलिए आगे चलते हैं। अब जो ZBNF है वो किसके ऊपर बेस्ड है? वो बेस्ड है 4 पिलर्स के ऊपर। 4 चीज़ें हैं इसमें, ठीक है, जो यूज होंगी। वो 4 पिलर्स है क्या? पहला है बीजामृत, जिसको बोलते हैं फर्स्ट व्हील। फर्स्ट व्हील इज बीजामृत, मतलब सीड ट्रीटमेंट। बीजामृत से हम क्या करेंगे? सीड का ट्रीटमेंट करेंगे। सेकंड व्हील है जीवामृत, मतलब कोई फर्टिलाइजर्स यूज नहीं हो रहा है, कोई पेस्टिसाइड्स यूज नहीं हो रहा है, लेकिन हम जीवामृत क्या है, उसमें हम क्या चीज़ें यूज करेंगे वो हम आगे देखेंगे डिटेल में। अभी आप बस ये समझ लीजिए कि हमारे 4 व्हील्स हैं, 4 पिलर्स है ZBNF के। उनमें से पहला है बीजा अमृत और दूसरा है जीवामृत। थर्ड है मल्चिंग। मल्चिंग मल्चिंग क्या होता है? मल्चिंग बेसिकली जो सॉइल होती है उसकी जो टॉप लेयर होती है, ऊपरी सतह होती है, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए किया जाता है, जिसमें हम पत्ते, सूखे पत्ते, स्ट्रॉ, ड्राइड स्ट्रॉज वगैरह को फैला देते हैं जिससे उसका मॉइस्चर लूज ना हो। ओके, नेक्स्ट है हमारा वापसा। वापसा इज सॉइल मॉइस्चर ओनली, मतलब यहाँ पे पानी का यूज करेंगे जिससे सॉइल मॉइस्चर का बैलेंस बना के रखे। ठीक है, ये 4 व्हील समझ आते हैं आपको? ठीक है, अभी हम इनको डिटेल में देखेंगे। तो बीजामृत में हमने क्या बोला था? सीड ट्रीटमेंट की बात की थी। तो सीड ट्रीटमेंट हम करेंगे कैसे? लेकिन ये ट्रीटमेंट, ओके, तो ये ट्रीटमेंट होगा मिक्स ऑफ देसी काउ डंग एंड यूरिन, मतलब देसी गाय का जो खाद होगा और उसका जो यूरिन होगा उसको मिक्स करके। और क्या क्या करेंगे मिक्स? वाटर, बर्न सॉइल एंड लाइम, इन सब चीज़ों को मिक्स करके हम जो है सीड का ट्रीटमेंट करेंगे। ठीक है, इसी को बीजामृत बोला जाता है। जैसे हम ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद तो हमारे पास हाइब्रिड सीड्स आने लगे, हम सीधा जाके मार्केट में जाते हैं और खरीद लेते हैं, लेकिन यहाँ पर हम सीड का ट्रीटमेंट इस प्रकार करेंगे। ओके, नेक्स्ट आता है जीवामृत। जीवामृत क्या है? जीवामृत एक फर्मेंटेड मिक्सचर ऑफ काउ डंग एंड यूरिन। इसमें भी हम यही चीजें कर रहे हैं, लेकिन इसमें और चीजें हम ऐड कर ले रहे हैं, जैसे गाय का खाद और यूरिन, पेशाब, देसी ब्रीड्स। यहाँ पे एक बात ध्यान रखने लायक है कि जो गायें होंगी वो देसी होंगी, देसी ब्रीड की होंगी। ओके, तो ये चीज इंपॉर्टेंट है कि गायें होंगी देसी ब्रीड की होंगी, तो उनका खाद, उनका पेशाब, यूरिन, जैगरी, पल्सेस गुड़, पल्सेस दालें, फ्लोर आटा, वाटर पानी एंड सॉइल फ्रॉम द फार्म बर्न्ड। ठीक है, ये सब चीजों को हम मिक्स करेंगे। फर्मेंटेड क्या होता है? फर्मेंटेड इज लाइक एक फर्मेंटेशन, आपने टर्म सुनी होगी। फर्मेंटेशन एक प्रोसेस होता है जिसमें हम ऑर्गेनिक मैटर को सिंपलर सब्सटेंसेस में ब्रेक डाउन कर लेते हैं।
और वो कौन करता है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जिन्होंने साइंस पढ़ी होगी तो वो जानते होंगे फर्मेंटेशन का मतलब। माइक्रो ऑर्गेनिज्म वर्क करते हैं, वो क्या करते हैं? ऑर्गेनिक मैटर को सिंपलर सब्सटेंसेस में कन्वर्ट कर देते हैं, तो उसी को बोलते हैं फर्मेंटेड मिक्सचर। मतलब जब हम ये सब चीजें मिक्स करेंगे तो कुछ दिनों के लिए रखेंगे तो जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो एक सोर्स बन जाएगा उनका, मतलब एक खाना बन जाएगा उनका। ठीक है, तो वो इस पर एक्ट करेंगे। वो क्या करेंगे? जितने भी नेसेसरी नॉन अवेलेबल न्यूट्रिएंट्स हैं उनको अवेलेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, तो ये है हमारा जीवा अमृत। ये क्या हुआ? जीवा अमृत। पालेकर जो मिस्टर पालेकर है वो ये भी कहते हैं कि 30 एकर्स के लिए आपको एक काऊ की जरूरत है। मतलब अब जब, ठीक है, 30 एकर्स के लिए आपको, अगर आप 30 एकर्स ऑफ लैंड लेते हैं तो एक काऊ की जरूरत है, आपको एक काऊ की जरूरत पड़ेगी जीवा अमृत बनाने में। ठीक है, तो ये समझ आता है। नेक्स्ट है हमारे पास मल्चिंग। नेक्स्ट है मल्चिंग। मल्चिंग का मतलब मैंने अभी आपको समझाया है कि हम जो है सॉइल की टॉप लेयर को कवर करते हैं विद द लेयर ऑफ ड्राइड स्ट्रॉ और फॉलन लीव्स। सूखे पत्ते हो गए, स्ट्रॉ हो गए जो, ठीक है, इनसे हम क्या करेंगे? पूरी सॉइल की जो ऊपरी सतह होती है उस पर फैला देते हैं। ठीक है, इससे जो सॉइल का मॉइस्चर होता है वो इवेपोरेट नहीं होता है और इससे हम सॉइल का मॉइस्चर कंजर्व कर सकते हैं और एक बैलेंस टेम्परेचर पर, एक ऑप्टिमम टेम्परेचर पर उसको मेंटेन कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे 25-32 डिग्री सेल्सियस की बात कही है। और उससे ये होगा कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो अपना काम कर पाएंगे, वो क्या कर पाएंगे? फर्मेंटेशन प्रोसेस अच्छे से हो पाएगा। ठीक है, क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को भी एक टेम्परेचर चाहिए होता है, एक ऑप्टिमम टेम्परेचर चाहिए होता है जिससे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अपने काम कर पाए। अगर ज़्यादा टेम्परेचर होगा तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म मर जाएंगे, राइट? तो इसीलिए इसको बोलते हैं मल्चिंग। नेक्स्ट है हमारे पास वाफ्सा। वाफ्सा मीन्स कि हम वाटर को प्रोवाइड करेंगे जिससे एक मॉइस्चर एयर बैलेंस बना के रख सके सॉइल का। ओके, तो इससे हमारा जो इरिगेशन में जो खर्चा आता है वो कम होगा। ठीक है, तो ये है हमारा वापसा और ये है हमारे 4 पिलर जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग के। होपफुली इतनी बात आपको समझ आती होगी। आगे चलते हैं, अब हम देख लेते हैं बेनिफिट्स। इसके बेनिफिट्स क्या हैं? ZBNF के बेनिफिट्स आप इतना जानते हैं कि जब किसान फार्मर्स खेती करते हैं तो वो फिर लोन भी लेते हैं, और जब वो लोन लेते हैं तो उसके बाद ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि डेट वाली सिचुएशन आ जाती है, वो कर्ज में डूब जाते हैं। और यही नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस का एक डेटा है। अकॉर्डिंग टू दिस डेटा ऑलमोस्ट 70% ऑफ एग्रीकल्चरल हाउस होल्ड स्पेंड मोर देन दे अर्न। मतलब 70% से ज़्यादा जो एग्रीकल्चरल हाउस होल्ड्स हैं, वो घर जो एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट हैं, वो जितना कमाते हैं उससे ज़्यादा खर्च करते हैं, और कम से कम आधे से ज़्यादा जो किसान है वो किस में है? कर्ज में है। तो आप समझ सकते हैं कि खेती करना भी आसान नहीं है, पैसे चाहिए उसके लिए, और जितनी फार्मर्स की इनकम नहीं होती है उससे ज़्यादा वो इसमें खर्च कर देते हैं। ठीक है, और यही वजह है कि फार्मर्स जो है डेट में चला जाता है। और यही शायद नहीं, इनफैक्ट ट्रू है कि फार्मर्स जो सुसाइड्स करते हैं बिकॉज ऑफ दिस ओनली। कर्ज में जाने की वजह से फार्मर्स जो है सुसाइड्स करने लग जाते हैं। तो क्योंकि ZBNF एक जीरो बजट एक्सरसाइज है, हमने ये बात की अभी कि ZBNF क्या एक जीरो बजट एक्सरसाइज है। क्यों है वो हमने अभी एक्सप्लेन किया है, क्योंकि इसमें कोई भी केमिकल्स की जरूरत नहीं, केमिकल फ्री टेक्निक है, ये केमिकल फ्री मेथड है, राइट? तो ये हेल्प करेगा ब्रेकिंग द डेट साइकिल फॉर मेनी स्मॉल फार्मर्स। मतलब ये है कि जब
जब हमें इनपुट्स की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाएगा, तो काफ़ी जो स्मॉल फार्मर्स है, जो छोटे किसान हैं, जो कर्ज में डूब जाते हैं, वो इस साइकिल को ब्रेक कर पाएंगे और खेती अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है, और फिर उससे क्या होगा, उनकी इनकम भी इंक्रीज होगी। राइट, जीरो कॉस्ट एनवायरमेंट फ्रेंडली फार्मिंग मेथड, ZBNF क्या है, एक जीरो कॉस्ट एनवायरमेंट फ्रेंडली मेथड है। ठीक है, क्योंकि हम कोई भी फर्टिलाइजर यूज नहीं कर रहे हैं। आपको पता है कि जब हम ये सारी चीजें यूज करते हैं तो सॉइल की फर्टिलिटी कम हो जाती है, इन्वायरमेंट में पॉल्यूशन बढ़ता है, ठीक है, वाटर लॉगिंग हो जा रही है, तो बहुत सारी ऐसी चीजें हो जा रही है, सॉइल टॉक्सिसिटी बढ़ रही है, ठीक है, एसिडिक जो सॉइल है वो एसिडिक होती जा रही है। तो बहुत सारे केसेस हमारे पास आते हैं जहाँ पर ये सारी सिचुएशंस देखी गई हैं। लेकिन क्योंकि ZBNF ये सब चीज़ें यूज ही नहीं करेगा, तो ऑब्वियसली क्या है, इन्वायरमेंट फ्रेंडली फार्मिंग मेथड है। सॉइल की फर्टिलिटी डिक्रीज नहीं होगी, सॉइल टॉक्सिक नहीं होगी, ठीक है, इन्वायरमेंट को पॉल्यूशन नहीं होगा। तो इन्वायरमेंट फ्रेंडली फार्मिंग मेथड, यू शुड रिमेंबर दिस। नेक्स्ट है हमारा ZBNF method promotes soil aeration, minimal watering, intercropping, burns and topsoil mulching and discourages intensive irrigation and deep plowing। तो ZBNF जब हम करेंगे तो सॉइल को प्रॉपर मॉइस्चर मिलता रहेगा, ठीक है, क्योंकि हम मल्चिंग करते हैं, सीड ट्रीटमेंट कर रहे हैं, तो इससे क्या होगा कि प्रॉपर मॉइस्चर मिलेगा, एक सॉइल एरेशन मेंटेन रहेगा, वो कम वाटर की ज़रूरत पड़ेगी, बहुत ज़्यादा इरिगेशन करने की ज़रूरत नहीं है हमें, बहुत ज़्यादा सिंचाई करने की ज़रूरत नहीं है, और डीप प्लॉइंग करने की भी ज़रूरत नहीं है। तो इससे हमें ये फ़ायदे हो रहे हैं। और इंटरक्रॉपिंग भी हम कर सकते हैं, दो क्रॉप्स को, दो फसल को हम साथ में उगा सकते हैं। ओके, चलिए, इट सूट्स ऑल क्रॉप्स इन ऑल एग्रोक्लाइमेटिक जोन्स। मतलब ये है कि ये सारी फसलों को सूट करेगा हर एग्रोक्लाइमेटिक जोन्स में, किसी भी प्रकार का एग्रोक्लाइमेटिक हो वहां पर हम ZBNF टेक्निक को यूज कर सकते हैं, इस मेथड को अपना सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है साइटिंग द बेनिफिट्स ऑफ ZBNF इन जून 2018 आंध्र प्रदेश रोल्ड आउट एन एम्बिशियस प्लान। मतलब जो आंध्र प्रदेश है 2018 में क्या हुआ, आंध्र प्रदेश ने ये बोला कि हम एक प्लान लेकर आएंगे जिससे हम 100% नेचुरल फार्मिंग अडॉप्ट कर लेंगे। कब तक, बाय 2024। और ऐसा बनने वाला ये पहला राज्य होगा। अगर वो ऐसा कर लेता है 2024 तक 100% नेचुरल फार्मिंग को अडॉप्ट कर लेता है, तो आंध्र प्रदेश विल बी द फर्स्ट स्टेट, पहला स्टेट होगा जो प्रैक्टिस करेगा 100% नेचुरल फार्मिंग इन 2024। ओके, अभी भी बहुत सारी स्टेट्स हैं जो ऑर्गेनिक फार्मिंग और नेचुरल फार्मिंग को अडॉप्ट किया हुआ है। कर्नाटक में तो काफ़ी प्रैक्टिस होती है, ये बेसिकली वहीं पे पहले इवॉल्व भी हुई है। अगर हम बात करें ZBNF पहले कर्नाटक साइड ही इवॉल्व हुई है, सदर्न स्टेट्स इसको प्रैक्टिस करती है, उसके बाद छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, इन्होंने भी अडेप्ट किया ZBNF को। कहा न्यूज़ में था कि जो पालेकर है, सुभाष पालेकर जी है, उनको उन्होंने इनवाइट भी किया सो दैट कि वो वहाँ के किसानों को, वहाँ के फार्मर्स को ट्रेन कर सके ZBNF के लिए। ओके, तो अभी अभी धीरे धीरे कुछ स्टेट्स अडॉप्ट कर रही हैं और इस इनिशिएटिव्स ले रही हैं सो दैट कि फार्मर्स को इसके बारे में अवेयरनेस हो, पता चल सके कि ZBNF है क्या और किस प्रकार इसकी फार्मिंग की जाती है। ओके, तो ये सारे बेनिफिट्स हैं ZBNF के। अब आते हैं कि ये न्यूज़ में क्यों है। हमने इतनी सारी बात कर ली है और हमने देख लिया है कि ZBNF होता क्या है और इसको किस प्रकार प्रैक्टिस किया जा सकता है, इसके बेनिफिट्स क्या हैं। तो न्यूज़ में किए वो आर्टिकल था, उसमें क्या चीज़ें बताई गई हैं। बेसिकली आर्टिकल में ZBNF की दूसरी साइड को दिखाया गया कि क्या सच में ये इफेक्टिव है। ये बताया गया है कि क्या ZBNF सच में इफेक्टिव है, क्या ये प्रूवन मेथड है। आर्टिकल में बोला है कि अभी तक ये साइंटिफिकली वैलिडेट नहीं किया गया है,
कि ZBNF एक प्रूवन मेथड है, ZBNF एक इफेक्टिव मेथड है। ये अभी तक प्रूफ नहीं हुआ है कि ZBNF एक इफेक्टिव मेथड है, ठीक है। अभी ऐसी कोई स्टडीज नहीं आई हैं जो ये कह सके कि हाँ ZBNF इफेक्टिव मेथड है। अभी भी कुछ ऐसे क्लेम्स किए जाते हैं कि कुछ इसमें है डिसएडवांटेजेस हैं, या फिर जो ये क्लेम करता है ZBNF की जीरो बजट है, वो सब चीज़ें इसमें नहीं है, ठीक है। वो हम एक एक करके देखते हैं। अनसब्सटैंशिएटेड क्लेम्स मतलब निराधार क्लेम्स, जिनका कोई आधार नहीं है, अभी सिर्फ ऐसे ही बोल दिया कि हाँ ठीक है ZBNF ये कर रहा है, ZBNF जीरो बजट है, ZBNF में इतना खर्चा नहीं आएगा, ऐसे ही बोल दिया है। अभी उनको ये प्रूव नहीं किया गया है कि ये सच में ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो उसके काउंटर पॉइंट्स हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो ZBNF इज हार्डली जीरो बजट। यहाँ पे ये जो जिसने ये आर्टिकल लिखा है उन्होंने ये बात कही है कि ZBNF एक हार्डली जीरो बजट है, जीरो बजट नहीं है। ऐसा क्यों बोला है उन्होंने? क्योंकि जो मिस्टर पालेकर के जो फॉर्मुलेशंस हैं, और फॉर्मुलेशंस क्या है, 4 व्हील्स, ठीक है। 4 व्हील्स में जो उन्होंने बात की है, जीवा अमृत, बीजा अमृत, मल्चिंग, ये सब जो बातें की हैं, उनके जो इंग्रेडिएंट्स हैं, मतलब जो इनपुट्स हैं, जो चीज़ें यूज होंगी, उनको भी परचेज करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि वो हमें एकदम से मिल जाएंगे। तो कुछ चीज़ें हैं उनमें जो हमें परचेज करनी पड़ेगी, ठीक है। हमें गाय है, गाय का हमें खाद चाहिए, गाय का हमें क्या चाहिए, यूरिन चाहिए। तो गाय कहाँ से आएगी? गाय खरीदनी पड़ेगी ना, ऐसे थोड़ी ना आ जाएगी गाय, है ना। तो गाय खरीदनी पड़ेगी। तो ये सारी चीज़ें जो है हमें करनी पड़ेंगी। जैसे वेजेस ऑफ हायर्ड लेबर, अब जब हम खेती करेंगे तो हमें लेबर को भी हायर करना पड़ेगा, और जब लेबर को हम हायर करेंगे तो उसको पैसे भी देने पड़ेंगे, उसकी वेजेस भी होंगे, तो उसमें भी तो पैसा लगेगा। इम्प्यूटेड वैल्यू ऑफ फैमिली लेबर, अगर हम फैमिली लेबर है तो एक उसकी इम्प्यूटेड वैल्यू होती है जो दिखाई नहीं देती है, जो वैल्यू दिखाई नहीं देती लेकिन लगी तो होती है। अगर घर के ही लोग खेती करेंगे तो उसकी भी एक वैल्यू है, क्योंकि ये भी तो हो उसका कोई पैसा तो नहीं मिल जा रहा है। ऐसा तो नहीं है कि हम घर के मेंबर्स को कुछ पैसे देंगे या सैलरी देंगे, लेकिन स्टिल ये हिडन कॉस्ट होती है। क्योंकि अगर वो ऐसे समझिए कि अगर जो घर का मेंबर है, अगर वो खेती में जा रहा है, उसको पैसे नहीं मिल रहे हैं, लेकिन अगर वही घर का मेंबर, घर का सदस्य कहीं और काम करेगा तो उसको पैसे मिलेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा है, तो वो एक इम्प्यूटेड वैल्यू हो जाती है। बट खर्चा तो कहीं ना कहीं हो रहा है, लॉस तो कहीं ना कहीं हो रहा है, जिसको हम ऐड नहीं करते, काउंट नहीं कर पाते, और यहाँ पे दिखाई नहीं देती है वो चीज़। इम्प्यूटेड रेंट ओवर ओन्ड लैंड, ठीक है। इम्प्यूटेड रेंट ओवर ओन्ड लैंड, जैसे हम कोई लैंड को रेंट करेंगे, ज़मीन को रेंट करेंगे खेती करने के लिए, तो वहाँ की भी तो एक वो जो रेंट जा रहा है वो भी तो एक खर्चा ही हुआ ना, जो पालेकर जी ने जिसको कंसिडर नहीं किया। कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग काउस, मैंने जैसे अभी बोला आपको, गाय को मेंटेन करने के लिए भी तो कॉस्ट लगेगी ना, राइट। तो यस सर, पेड आउट कॉस्ट ऑन इलेक्ट्रिसिटी, पंप सेट्स, ठीक है। ये सारी इलेक्ट्रिसिटी पे खर्चा हो रहा है, पंप सेट्स पे खर्चा हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें भी अगर हम नेचुरल फार्मिंग करते हैं, ये सारी चीज़ें भी ऐड होगी, इनकी भी कॉस्ट आएगी। लेकिन मिस्टर पालेकर जी ने जो क्लेम किए हैं उनमें ये सब चीज़ें ऐड नहीं हो रही है, वो इन सब चीज़ों को कंसिडर नहीं कर रही है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग नहीं है, ओके। तो जब भी आपको क्रिटिकली एनालाइज करने के लिए आता है, जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग के ऊपर कोई क्वेश्चन आता है और उसको आपको क्रिटिकली एनालाइज करना पड़े, उसके काउंटर पॉइंट्स लिखने पड़े, तो आप ये सारे पॉइंट्स को वहाँ पर ऐड करेंगे। सेकेंड जो पॉइंट है वो ये है कि अभी तक कोई भी इंडिपेंडेंट स्टडीज नहीं है जो क्लेम कर सके कि जहां पर नेचुरल फार्मिंग हो रही है, जिन जमीन पर नेचुरल फार्मिंग हो रही है, वो ज़्यादा यील्ड दे रहे हैं, ज़्यादा प्रोडक्टिविटी हो रही है, वहाँ पर उत्पादकता ज़्यादा हो रही है, ठीक है, कंपेयर टू दोज लैंड जहाँ पर हम ZBNF प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसी कोई भी इंडिपेंडेंट स्टडीज नहीं आई है। तो अगेन ये कहना कि ZBNF की वजह से प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी या फिर फार्मर्स की इनकम बढ़ जाएगी, ये अभी सही नहीं है, ठीक है। इनफैक्ट कुछ फील्ड ट्रायल्स हुए थे, वहाँ पर
ये देखा गया है कि ZBNF की वजह से, मतलब जिस प्लॉट पे ZBNF हुआ है, जहाँ जिस प्लॉट पे ये वाली टेक्निक, ये वाला मेथड प्रैक्टिस हुआ है, और जहाँ पे नहीं हुआ है, ZBNF वाले प्लॉट पे जो ईल्ड है वो 30% का शॉर्टफॉल देखा गया है। कितने परसेंट का? 30% का शॉर्टफॉल देखा गया है। कम उत्पादकता देखी गई है एज कंपेयर टू द नॉन ZBNF फील्ड्स। ठीक है, कुछ जो शुरुआत में कुछ जो फील्ड ट्रायल्स हुए थे वहां पे कम ही देखा गया है, ज्यादा नहीं देखा गया है। ठीक है, तो ये आप लिख सकते हैं। थर्ड जो है ये थर्ड पॉइंट में ये बोलता है कि हमारी जो सॉइल है उसकी 59% ऐसी है जो नाइट्रोजन की कमी है, और 49% सॉइल जो है उसमें फॉस्फोरस की कमी है, 48% में पोटेशियम की कमी है। तो आप ये देख सकते हैं कि जो इंडियन सॉइल है उसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कमी है, कहीं नाइट्रोजन की कमी है, तो कहीं पोटेशियम की कमी है, कहीं फॉस्फोरस की कमी है, कुछ जगह जिंक नहीं है, कॉपर नहीं है। तो ये सारे जो न्यूट्रिएंट्स है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं सॉइल के लिए, किसी फसल को उगाने के लिए, क्योंकि यही सारे न्यूट्रिएंट्स तो है जो फर्टिलिटी डिफाइन करेंगे, जो ये बताएंगे कि सॉइल फर्टाइल है कि नहीं है। ठीक है, फसल उसमें अच्छी उगेगी कि नहीं उगेगी, क्योंकि कोई भी फसल उगती है उसके लिए न्यूट्रिएंट्स की जरूरत पड़ेगी ना। तो हमारी जो सॉइल है, इंडियन सॉइल है, अलग अलग जगह ये सारी इश्यूज हैं। इनफैक्ट कुछ जगह पर सॉइल सलाइन है, ठीक है, नमकीन है। आप राजस्थान जाएंगे, राजस्थान की साइड की जो सॉइल मिलेगी, जो आपको मिट्टी मिलेगी वो नमकीन मिलेगी। कुछ जगह सॉइल क्या एसिडिक है, ठीक है, न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी की वजह से, या फिर वहाँ पे एल्यूमिनियम, मैग्नीज या आयरन की टॉक्सिसिटीज इतनी ज़्यादा हो चुकी है, तो कुछ जगह पर सॉइल एसिडिक है, तो कहीं कहीं पर क्या है, सॉइल टॉक्सिक है। टॉक्सिक कहाँ पर मिलेगी? जहाँ पर आपको इंडस्ट्रीज मिलेंगी, जिस जगह पर आसपास इंडस्ट्रीज होंगी या फिर म्युनिसिपल वेस्ट डिस्चार्ज हो रहा होगा, वहाँ पर आपको सॉइल टॉक्सिक मिलेंगी। ठीक है, वहाँ पे हैवी मेटल की मात्रा उन सॉइल्स में ज़्यादा होती है, और जब ये चीज़ होगी तो ऑब्वियसली सॉइल की फर्टिलिटी कम हो जाएगी, और सॉइल फर्टिलिटी कम होते ही वहाँ की फसल अच्छी नहीं होगी। ठीक है, या फिर फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स की बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन हो रहा है, बहुत ज़्यादा उनको अप्लाई किया जा रहा है, बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। तो ऐसे तो आप ये देख सकते हैं सॉइल जो है वो अलग जगह पर अलग अलग तरीके की है। ठीक है, और हम ये भी देख पा रहे हैं कि फर्टिलाइजर्स को माइक्रो न्यूट्रिएंट्स देखकर यूज ही नहीं किया जा रहा है। आपको याद होगा सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम आई थी, उसमें जो सॉइल टेस्टिंग होती है वो इसीलिए ही होती है कि हम ये देख पाए कि किस सॉइल में कितना माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है, सो दैट हम वहाँ पर फर्टिलाइजर्स को यूज कर सके, उस हिसाब से फर्टिलाइजर्स को यूज कर सके। ये ना हो कि जरूरत तो नहीं है और 1 kg की जरूरत नहीं है लेकिन हमने यूज कर लिया ज्यादा। ठीक है, तो उससे क्या होगा, वो तो उससे लीचिंग होनी शुरू हो जाती है, बहुत सारी इश्यूज होने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो इसलिए जो कुछ साइंटिस्ट है वो ये बोलते हैं कि आपको लोकेशन स्पेसिफिक सॉल्यूशंस होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि जहाँ पर एक वन बेस्ट वे नहीं होना चाहिए, वन बेस्ट वे नहीं होना चाहिए। लोकेशन के हिसाब से कि किस लोकेशन में किस न्यूट्रिएंट की कमी है और कितना फर्टिलाइजर की जरूरत है वो आपको देखना चाहिए। ठीक है, तभी आप सॉइल की फर्टिलिटी को क्या कर पाएंगे, सस्टेन कर पाएंगे। सस्टेन मीन जैसी सॉइल फर्टिलिटी उसे बनाकर रख पाएंगे। ओके, लेकिन यहाँ पर पालेकर जी क्या कहते हैं, पालेकर जी बोलते हैं कि जो न्यूट्रिएंट्स हैं सॉइल में वो हमें 98.5% एयर से मिलते हैं, वाटर से मिलते हैं, सनलाइट से मिलते हैं, और मिट्टी से सिर्फ और सिर्फ 1.5% हमें न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। और जो जितने भी जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो यूजेबल फॉर्म में नहीं है, दे आर नॉट इन अ यूजेबल फॉर्म। ओके, लेकिन जब हम जीवा अमृत यूज करेंगे, जीवा अमृत का जो कॉन्कॉक्शन यूज करेंगे, जैसे हमने वहां पर बात की थी, काउ डंग, यूरिन, जैगरी, फ्लोर, इन सारे को मिलाकर जब हम एक फर्मेंटेड मिक्सचर बना लेंगे और उसको यूज करेंगे तो ये सारे जो न्यूट्रिएंट्स हैं हम प्लांट्स को अवेलेबल करा सकते हैं। ठीक है, इससे क्या होगा, क्योंकि हमने फर्मेंटेशन होगा तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की पॉपुलेशन बढ़ जाएगी। ठीक है, इसके बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो वो ये कहते हैं कि
सॉइल से सिर्फ 1.5% हमें न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, बाकी हमें एयर, वाटर, सनलाइट से मिलते हैं, और जीवामृत को यूज करके हम लोग जो है न्यूट्रिएंट्स को अवेलेबल कर सकते हैं। कुछ साइंटिस्ट इसको क्रिटिसाइज करते हैं और कहते हैं कि ये बिल्कुल बेसलेस क्लेम्स हैं, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, वो अग्री नहीं करते हैं पालेकर जी से। ठीक है, जो फोर्थ पॉइंट है जहाँ जो इम्पोर्टेंट है यहाँ पर, और आप क्रिटिसाइज कर सकते हो ZBNF को, वो ये कह के कि पालेकर जी ये बोलते हैं कि ZBNF अगर हम प्रैक्टिस करेंगे तो हम नेचर के क्लोज जाएंगे। ठीक है, और जो किसान इसको प्रैक्टिस करेंगे, जो इसको अपनाएंगे, वो ड्रिंक करना छोड़ देंगे, गैम्बलिंग नहीं करेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे, नॉन वेजिटेरियन फूड नहीं खाएंगे, रिसोर्सेज को वेस्ट नहीं करेंगे। तो ये बात बहुत वियर्ड सी लगती है, क्योंकि इसका भी ऑब्वियसली कोई प्रूफ नहीं है कि अगर कोई इंसान ZBNF प्रैक्टिस करेगा तो वो ये सब चीज़ें छोड़ देगा। तो अगेन उनका जो क्लेम है वो डाइजेस्ट नहीं होता है यहाँ पे कि ZBNF का ये भी फायदा हो सकता है। राइट, तो ये पॉइंट ये भी एक काउंटर पॉइंट है जो आप ऐड कर सकते हो। ओके, तो ये सारा यही सब कुछ इस आर्टिकल में था। होपफुली अब आपको समझ आ गया होगा, और आपने जो है दोनों साइड्स देख ली। आपने देख लिया कि बेनिफिट्स क्या हैं, और आपने ये भी देख लिया कि ZBNF क्या सच में इफेक्टिव है, क्या ZBNF के काउंटर पॉइंट्स है। तो आपने दोनों साइड्स यहाँ पे देख लिए, हमने दोनों साइड को डिस्कस कर लिया है। होपफुली अब आपको मतलब अच्छे से समझ आ गया होगा कि ZBNF क्या है और इसका स्कोप क्या है अभी। ठीक है, नेक्स्ट चलिए, हमारे MCQs आ गए हैं, तो हम MCQs मैं आपके लिए पढ़ देती हूँ। आपको आंसर्स जो है कमेंट सेक्शन में लिखने होंगे, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में इनको डिस्कस भी करेंगे। ओके, consider the following statements related to zero budget natural farming that was in the news recently. In this farming method, chemical and organic fertilizers are equally used. Number 2 is there are 4 pillars of ZBNF. Which of the following statements are correct? इसमें कुछ आंसर्स में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया है, आप एक बार देख लीजिएगा। इसको ऐसे कर लीजिए, इसको कर लीजिए 3। ठीक है, इसको 3 पिलर्स ऑफ ZBNF कर लीजिए, तो आपके जो ऑप्शंस है वो मैच हो जाएंगे फिर। ओके, 3 पिलर्स ऑफ ZBNF, तो 3 पिलर्स पे आप मुझे आंसर्स दीजिएगा, 3 पिलर्स। ओके, नेक्स्ट है सुरेश पालेकर इज द फादर ऑफ जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग। नंबर 2 स्टेटमेंट इज ही इज अवॉर्डेड विद पद्मश्री। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? ठीक है, ये भी हमने पढ़ लिया है, इसको तो आप इजीली अटेम्प्ट कर लोगे। नेक्स्ट है पहला स्टेटमेंट, ZBNF हैज बीन साइंटिफिकली वैलिडेटेड फॉर यूज। सेकेंड इज इट सूट्स ऑल क्रॉप्स इन ऑल एग्रोक्लाइमेटिक जोन्स। और थर्ड is however it is not an environmental friendly method. Which of the following statements are not correct? आपको बताना है not correct, तो ये चीज ध्यान रखना, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। ठीक है, तो ये थे हमारे MCQs। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा 3 आंसर्स इनके, और जैसे कि मैंने पहले भी बोला है, नेक्स्ट वीडियो में हम इनको डिस्कस करेंगे। एक क्वेश्चन आपके लिए छोड़ जा रही हूँ सोचने के लिए। मैंने ऑर्गेनिक फार्मिंग का कहीं जिक्र किया था एक छोटा सा, तो क्या आप मुझे बता सकते हैं क्या ZBNF और ऑर्गेनिक फार्मिंग सेम है या इन दोनों में डिफरेंस है? ठीक है, ZBNF और एंड ऑर्गेनिक फार्मिंग आर सेम और नॉट? ठीक है, या ये भी आप कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा, और अगर नहीं और क्या डिफरेंस है ये भी ऐड करिएगा। इन दोनों अगर सेम नहीं है तो क्या डिफरेंस है? ओके, तो ये एक्सप्लेन करके बताइएगा, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसको बताऊंगी फिर। चलिए, होपफुली आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच।